तो यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन मोर देन वन वेव्स कम एट पॉइंट पी, तो हर वेव का अपना एक डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पी पर, ये तो अभी मैंने दो वेव का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारी वेव पॉइंट पी पर आएगी और हर वेव का अपना एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पी पर क्या होगा? एट सम पॉइंट पी, displacement by the first wave is y1. ठीक है, y1 is the displacement by the first wave and it is a function of x1 and t1. Similarly, एक और वेव आ गई y2, उसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x2 t2 एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट P को हर वेव ऊपर या नीचे अपने हिसाब से डिस्प्लेस करना चाह रही है। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट P विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे जो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, जिसे अपन y कह देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय द फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट बाय द सेकेंड वेव, एंड दिस विल बी वेक्टर एडिशन, है ना, प्लस डिस्प्लेसमेंट बाय द थर्ड वेव एंड सो ऑन। दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो पॉइंट P है उस पे बहुत सारी वेव अपने हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करवाना चाह रही है। फर्स्ट वेव आई, उसने बोला मैं P पॉइंट को y1 डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगी, ऊपर या नीचे जो भी उसकी डायरेक्शन होगी। दूसरी वाली वेव आई, उसने बोला नहीं यार मैं तो y2 डिस्प्लेस कराऊंगी। तीसरी वाली वेव आई, नहीं मैं तो y3 डिस्प्लेस कराऊंगी। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना y का, पार्टिकल P का जो y डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा 1 का डिस्प्लेसमेंट प्लस 2 का प्लस 3 का वेक्टर एडिशन, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अनुध्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आध्यारोपण का सिद्धांत। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। अब मान लो पॉइंट P पर दो वेव आती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर दो वेव्स आती है। पहली वेव जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है, और दूसरी वेव कुछ एंगल से स्टार्ट हो रही है इस तरह से, तो दो वेव अलग अलग, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है। टू वेव्स डिस्प्लेसिंग पॉइंट P। जो फर्स्ट वेव आई, पहली वेव आई आपकी, उसका डिस्प्लेसमेंट अपन क्या लिखते हैं? जो पहली वेव आई उसका जीरो फेस सा था। फर्स्ट वेव रेड वाली देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इक्वेशन y1 लिखते हैं हम, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये पहली इक्वेशन है, पहली वाली वेव। और जो दूसरी वेव आई है, उसको हम कुछ एंगल मान लेते हैं, ये a1 मान लो इसको, और या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है मान लेते हैं अपन। तो दो वेव है, दोनों वेव का मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए फिर से। ये आपका पॉइंट P है, ये पहली वेव आई,
जिसकी इक्वेशन हमने लिखी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये दूसरी वेव आई है। दूसरी वाली वेव जो है वो आपकी y2, जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 लिख देते हैं, और a साइन, इसका कुछ एंगल है दिख रहा है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको अपन मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दोनों में फर्क क्या है, दोनों वेव में? फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस का फर्क है, एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक फाइव से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अपन ने जनरल मान लिया कि फाइव फेज डिफरेंस है। अब फाइव कुछ भी हो सकता है। फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। कला, फेज डिफरेंस को, फेज को कला कहते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दो वेव के बीच का ये फेज डिफरेंस है। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y पर क्या होगा, बताओ पुष्पेंद्र। सर वाई पे, सर y1 प्लस y2। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो y होगा दैट विल बी y1 प्लस y2। तो ये अब हमें करना है, तो लिख लेते हैं हम y1 को लिख लेते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, और प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है कि नहीं है? दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है? यस सर। यस सर। एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है दोनों का, यस सर, ओमेगा भी सेम। और यस। ओमेगा सेम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। के भी दोनों का सेम है मतलब वेवलेंथ भी सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों वेव में सब कुछ सेम है, बस फेज डिफरेंस है दोनों में। फेज डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर दोनों स्टार्ट अलग अलग हो रही है ना, ये फेज डिफरेंस। एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक कुछ और पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। यस दोनों सर। का स्टार्टिंग पोजीशन अलग है, बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ दोनों में सेम है। फेज डिफरेंस अलग है दोनों का, एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा y का, वो ये होगा। अब इसमें a हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इसको मान लो आप a, ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको मान लो a, और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इसको मान लो b। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन a प्लस साइन b जो होता है, क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? साइन a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू टू साइन, साइन ए। साइन a प्लस टू साइन a प्लस b बाई टू, और कॉस a माइनस b बाई टू, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा y?
y is equals to a 2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और उसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये होगा ना। यस सर। तो फाइनली जो वाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा, दैट विल बी ये 2a, 2 को बाहर ले लो, और वो हो जाएगा कॉस -5, तो कॉस -5 cos 5 होता है, तो cos 5/2 इधर आ जाएगा ये, और इधर अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा, -2 kx प्लस 5/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कैसे आया ये? यस सर। यस सर। 2 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा आपका, ये फाइनल वेव की इक्वेशन बन गई। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों की वजह से, उसकी इक्वेशन ये बन गई अपनी। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों की वजह से, उसकी इक्वेशन बन गई हमारी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y1 और y2 की वजह से। अब यहां पर आप देखो कि साइन के साथ में जो होता है वो नया एम्पलीट्यूड होता है, तो ये जो साइन के पास में जितना भी है ना, ये नया एम्पलीट्यूड बन गया, ये नया आयाम बन गया आपका, न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू एम्पलीट्यूड, आयाम, नया आयाम है ये आपका। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसको इसको नाम दे देते हैं हम ए डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए डैश साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, वेयर ए डैश की वैल्यू क्या है, मतलब नया जो एम्पलीट्यूड है आपका उसकी वैल्यू क्या है, 2a कॉस 5/2, ये आपका नया एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब ये नया एम्पलीट्यूड के बारे में अगर आप बात करो, नया एम्पलीट्यूड मतलब ऊपर कितनी जाएगा और नीचे कितना जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वही होता है ना एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है आपका ये वाला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो ये नया एम्पलीट्यूड है आपका। अब ये नया एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा, अब देखो इसमें, ये जो नया एम्पलीट्यूड हमने निकाला है, ये नया एम्पलीट्यूड अगर फाई की वैल्यू में 0 कर दूं तो cos 0 1 होता है। ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a के बराबर। और अगर इसकी फाई की वैल्यू में पाई कर दूं, पाई मतलब 180, तो ये कितना हो जाएगा, cos 5/2 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। सर cos 90। cos 90 कितना होता है,
सर 0 होता है। 0 होता है, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ रहा है? यस सर। अब फाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि दोनों वेव के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों वेव जो आपकी थी वो ऐसी हो गई, पहली वेव ऐसी गई और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। ये पहली वेव, देखो पहली वेव बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट पी पर आई पहली वेव, ये मेरा पॉइंट पी है, पहली वेव आ गई है। और दूसरी वेव भी ठीक एज इट इज इसी के ऊपर चलेगी, देखना ये दूसरी वेव चल रही है मेरी, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है। क्योंकि फेज डिफरेंस कितना हो गया इसमें? फेज डिफरेंस कितना है? 0 सर। 0 है, तो एक जैसी हो गई ना वेव। तो इसकी वजह से ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी और ऊपर जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी मालूम है? रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी कि जब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो और ज्यादा होगा, डबल हो जाएगा, 2a। ये दिख रहा है आपको ए की वैल्यू कितनी है? ये ए है आपका, ये रहा ए। अब इसका डबल हो जाएगा, डबल मतलब ये हो गया आपका 2a। तो जब ऐसी दो वेव मिलेगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा देखना आप। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2a, ये हो गया। नहीं, ये मैंने थोड़ी गलती करी, नीचे ये डबल पे नहीं आना चाहिए था मुझे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है। जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो नीचे भी यही होगा ना, नीचे 2a कर दिया था मैंने, ये ए। अब यहां पर देखो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 2a और 2a। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर दोनों वेव एक जैसी है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है, तो नया एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? डबल। जो दोनों का ए था उसका डबल हो गया 2a। ठीक है, आया समझ में? यस सर आया। अब यहां पर अगर फाई इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो अब दोनों वेव कैसी है देखो, दोनों वेव को बना के देखते हैं हम। एम्पलीट्यूड तो ए ही है, पहली वाली वेव ये रही, ये पॉइंट पी पर आई, आपका ये पॉइंट पी है, ये पहली वेव। और दूसरी वेव पाए है, मतलब पाए क्या होता है देखो, यहां पर ये वाला एंगल होता है पाई/2 और ये होता है पाए। तो अब जो दूसरी वेव है ना वो यहां से स्टार्ट करेगी, मतलब अब दूसरी वेव देखो इस तरह से आएगी, दूसरी वेव ऐसी आ रही। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर वो पाई का है, मतलब पहली वेव और दूसरी वेव पाई का फेज डिफरेंस है दोनों की। तो इसकी वजह से अब जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना है बताओ? नया एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। 0 है, मतलब अब जो नई वेव बनेगी वो देखो कैसी बनाएंगे हम। अब नई वेव जो बनेगी वो तो सिंपल ऐसी बनेगी, ये लाइन, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट, हर पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, ए डैश इज 0, ये नई वेव बन गई। 0 एम्पलीट्यूड है इसका, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, हर पॉइंट पे कैंसिल होता जाएगा। मतलब उसके टक्कर की और बिल्कुल अपोजिट में आपने दो वेव भेज दी, तो हर पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। आई बात समझ में दोनों को? दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव को मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं, और यहां पर क्योंकि दोनों एक एक जैसा काम कर रही है तो वो काम और बढ़ गया, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। यहां पर दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रही है, एक अपोजिट है दूसरे के, तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। नो नो सर। सर। तो दो वेव के मिलने से या तो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है या दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है। और ये दोनों का अपन ने फॉर्मूला लिखा जनरल, ये फॉर्मूला फाई के टर्म में, जिसमें एम्पलीट्यूड मेन चीज डिसाइड करती है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड दो तरीके का मेन होता है, एक होता है डबल हो जाता है और दूसरा जीरो हो जाता है। डबल होता है मतलब जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो तो डबल हो जाएगा, और जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। अगली चीज हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए कुछ एनिमेशंस देखते हैं अपन, 2 मिनट। यहां पर आप लोग देखिए, ये है स्ट्रिंग, दिख रहा है ना सभी को? यस सर, दिख रहा है। ये है आपकी स्ट्रिंग, और ये है रिजिड वॉल। ये इधर जो आपको दिख रही है ये है रिजिड वॉल। यहां पर अपन इसको स्ट्रिंग को जर्क देंगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर नीचे, इसमें पल्स आएगी एक, लगातार जर्क नहीं देंगे अपन, हल्की सी जर्क देंगे यहां पर तो एक पल्स जनरेट होगी और ये पल्स आगे बढ़ेगी, देखना। ये देखो पल्स दिखी सभी को आते हुए? रिप्लाई चाहिए मुझे सभी का। यस सर। ये यस यहाँ पर सर। यस आई। सर। अब ये पॉइंट क्या है, रिजिड है, हिलेगा नहीं अपनी जगह से क्योंकि वॉल का पॉइंट है। अब ये यहाँ पर आने के बाद अब ये जो पल्स ऐसी आई थी अब ये जाएगी कैसे मालूम है? देखना, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी अभी। तो इन दोनों के बीच में ये इंसिडेंट है, ये जो ब्लैक वाली है ना ये इंसिडेंट है, और जो वापस जाएगी वो ये वाली है रिफ्लेक्टेड, इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बताओ? अभी अपन ने करा था इस तरह की अगर दो वेव है, ये वेव नंबर सर 1। पाई है। सर जीरो वो पाई है सर, पाई। हाँ, पाए पाए। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होगा। ठीक है, तो ये रिजिड वॉल ने क्या करा, इसको पाई का फेज डिफरेंस कर दिया। अगर रिजिड वॉल है तो पाई का फेज डिफरेंस करेगा, देखो अब ये इस तरह से रिजिड वॉल है ये, तो ये पॉइंट जाएगा नहीं ऊपर, ऊपर जाने नहीं मांगेगा ये, तो वापस नीचे हो जाएगा। उसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, फिर ऊपर गया तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे नहीं है। फिर ये रिएक्शन मिलेगा, एक्शन ऊपर की तरफ है ना, ऊपर एक्शन
न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ये जो वेव है वो इस पॉइंट को किधर लेना भेज रही है, ऊपर, ये है एक्शन। तो वॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नीचे, ये है रिएक्शन। इसी वजह से ये वेव इस तरह से आएगी, रिएक्शन मिलेगा नीचे की तरफ, इस वजह से ये वेव देखना आप किस तरह से आएगी। ये देखो, आया समझ में? यस सर। यस सर। फिर से देखो, ऊपर एक्शन लग रहा है, वॉल को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है स्ट्रिंग, लेकिन वॉल तो ऊपर नहीं जाएगी। वॉल बोलेगी तू नीचे जा, तो स्ट्रिंग बोलेगी ठीक है मैं नीचे चले जाती हूँ, तो स्ट्रिंग नीचे आ गई है। तो अगर रिजिड वॉल हो, अगर इंसिडेंट वेव जा रही है, ये इंसिडेंट वेव जो पल्स जा रही थी हमारी, इंसिडेंट वेव, तो अगर सामने रिजिड वॉल मिल जाती है तो वो टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट वेव होती है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का आ गया, बोलो जल्दी। पाए का। पाए। तो पाए का फेज डिफरेंस आ जाता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में। आपकी वेव गई और टकरा के वापस आ गई, तो उसके अंदर पाए का फेज डिफरेंस आ जाता है। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैंने अभी यहां पर यह समझाया कि अगर आपकी वेव किसी रिजिड वॉल से टकरा के आएगी, तो उसके अंदर कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा इंसिडेंट के मुकाबले। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस आएगा वो पाई का आ जाएगा। ये हमने अभी बात करी। अब इसको कहते हैं रिजिड वॉल या क्लोज बाउंड्री। क्लोज है ये, हिल नहीं रही अपनी जगह से, दिस इज क्लोज बाउंड्री। एक होती है ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री क्या होती है वो देखते हैं। देखो अब यहां पर ये रिंग है, एक आपको दिख रही होगी, एक बारीक सी रिंग है, दिख रहा है ये ब्लू सी, और ये है रॉड। अब ये रिंग जो है ना, वो रॉड में फ्रीली ऊपर और नीचे जा सकती है, रिंग है वो, तो वो फ्रीली ऊपर जा सकती है। और ये पल्स आ रही है, देखो ये पल्स, ये इंसिडेंट पल्स जो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या होगा, ये पल्स आएगी तो इस रिंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये रिंग जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, ये तो मूवेबल है ना, फ्री है, जाएगी कि नहीं बोलो। यस सर, चली जाएगी। अब ये इजीली ऊपर चली जाएगी। देखो पल्स है हमारी, अब ये रिंग पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो ऊपर चली गई रिंग, ठीक है, ऊपर चली गई, फिर वापस नीचे आ जाएगी थोड़ी देर में। ये पल्स, ये रिफ्लेक्टेड पल्स आपको वैसी मिल गई, ये रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट भी ऐसी आई थी और रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बताओ। ये इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है। पाई अपॉन 2 का। 0 डिग्री है ना, π/2 कहां से हो गई। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। अभी मैंने बताया था अगर दोनों वेव एक जैसी हो, ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, ये दोनों वेव एक जैसी है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये कहलाती है आपकी ओपन बाउंड्री। दिस इज व्हाट, दिस इज ओपन बाउंड्री। ये जो है ना आपकी, ये ओपन बाउंड्री कहलाती है। क्यों, क्योंकि रिंग लगी मतलब कोई रिजिडनेस नहीं है, आसानी से जिधर जा रही है उधर जाएगी ये, तो ये ओपन बाउंड्री कहलाती है।
तो ओपन बाउंड्री में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, जल्दी बोलो। रिप्लाई चाहिए सभी का। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में फेज डिफरेंस कितना होता है ओपन बाउंड्री में? सर 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री। आ रही बात समझ में? ये इंसिडेंट और वो रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट पल्स भी ऐसी थी और रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऐसी है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। ये देखो, ये ऊपर गई और वैसे की वैसे ही ये नीचे आई, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है, क्योंकि ये रिंग है एक तरह से। रिंग आसानी से ऊपर जाएगी और आसानी से नीचे आएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो अब हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड, रिफ्लेक्शन जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है ना? Yes, sir. रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री, और क्लोज बाउंड्री में इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस कितना होता है बताओ? सर पाए होता है। हाँ, यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है पाई। और दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री। और यहाँ पर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है? यस सर। अगर एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाए तो उसमें y एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के माइनस एक्स। और क्या हो जाएगा ये? दैट विल बी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अगर माइनस है, यहां पर माइनस दिख रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वेव? प्लस एक्स में। और यहां पर क्या दिख रहा है? प्लस के एक्स। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये बात आई समझ में? इज दैट क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज बाउंड्री। ये आपकी क्लोज बाउंड्री है, ये आपकी वॉल है। वॉल में एक वेव आपकी आ रही है, एक इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। वॉल अपन इधर बना लेते हैं। ये वेव आपकी आ रही है, ये इंसिडेंट वेव है। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बोलो क्या होगी? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ए साइन A sin theta ओमेगा टी माइनस के के एक्स। और एक वेव टकरा के वापस आएगी, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। इसकी इक्वेशन बोलो, जल्दी बोलो क्या होगी? क्या लिखो? सर A sin थीटा ओमेगा टी माइनस के वो माइनस के एक्स हो जाएगी, उसमें माइनस एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स। यस सर। और साथ में एक और चीज भूल रहे हो आप, ये क्लोज बाउंड्री प्लस से प्लस फाइव। प्लस पाई। पाई। वेरी प्लस गुड, 5। ये प्लस पाई हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 180 क्या होता है? साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है? सर माइनस साइन होता है। हाँ, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है। यस सर। अब मुझे उसका बताओ, उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर ये क्लोज बाउंड्री की जगह ओपन बाउंड्री होगी तो क्या होगा बताओ? सर बस पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकेंड इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री। अब ओपन बाउंड्री में क्या रहेगी? रिंग रहेगी यहाँ पर, ये रिंग रहेगी। एक तो इंसिडेंट वेव आएगी। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बोलो जल्दी से। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक होगी रिफ्लेक्टेड वेव। बताओ रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? A sin थीटा वो साइन ओमेगा टी डब्ल्यू टी माइनस प्लस के एक्स Plus प्लस पाई। x plus 5. फेज डिफरेंस तो जीरो ही होगा, मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स। सिंपल। समझ में आई दोनों चीजें? सर एक मिनट पीछे Yes. करोगे? ओके सर। होमवर्क एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के
1 to 5 and NCERT exercise 1 to 15 या 1 to 10 कर लो पहले आज। ये आपका होमवर्क रहेगा।